This is Mohit Sharma again back with a new video of the current affairs and I'm from Trishul Defense Academy. As you know that guys कि अब तक हम अपनी सीरीज में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे थे. इससे पहले हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे, डिफरेंट पार्ट्स को कंप्लीट करा एंड आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ डे 2 में करंट अफेयर्स का. एक्चुअली इन करंट अफेयर्स को वी आर डायरेक्टली टारगेटिंग फॉर द नेशनल डिफेंस अकेडमी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इसके अलावा CAPL, ठीक है, और इसके अलावा FCAT को भी ये टारगेट करेगा. एंड इफ यू आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज देन दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस एंड अदर टॉपिक्स एज वेल एज. तो अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो, है ना, बेसिकली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्री और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे कंटेंट मैं आपको दूंगा, आप डायरेक्टली उसको लिख कर आइए, आपका पेपर ऑटोमेटिकली बढ़िया होने वाला है. ये टॉपिक डायरेक्टली यहाँ पर कवर करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस को, ये टॉपिक कवर करेंगे करंट अफेयर्स को, ये आपका कवर करेंगे स्टडी मटेरियल को, जो आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसी न्यूज़ लेकर आऊँगा जो मैं इकोनॉमिक्स से कनेक्ट करते हो, ज्योग्राफी से कनेक्ट करते हो, पॉलिटी से कनेक्ट करते हो. GS का एक ऐसा बेहतरीन पोर्शन है ये जो हम कवर करेंगे. मज़ा आएगा. 25 मिनट की, 20 से 25 मिनट की ये वीडियो होगी, जिस वीडियो के अंदर डेली हम ऐसी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो करंट अफेयर्स या जो न्यूज़ जो हमको कायदे में एक जो रियल कंटेंट होता है, एस्पिरेंट की लाइफ में जिसकी नीड होती है, उसको रिक्वायर्ड करें. ठीक है, तो बेहतरीन कंटेंट है. यू डोंट नीड टू गो थ्रू एनीवेयर, जस्ट बी विद मी. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सीरीज. विदाउट टाइम वेस्ट करते हैं, सीरीज को स्टार्ट करते हैं. So guys, the topics of the today's current affairs are very clear. As you can see that कि पहला topic है that is called China is the largest debt collector. ठीक है, तो चाइना की एक पॉलिसी रही है कि भाई साहब मुझे कैसे भी करके पूरी दुनिया पे राज करना है, और उसके लिए चाइना कुछ भी करने को रेडी है. सो चाइना इतना बड़ा डेप्ट कलेक्टर है, क्या कर रहा है, क्या क्या पॉलिसीज़ अपना रहा है. आज पहले तो सबसे पहले उसको करने जा रहे हैं. एज यू नो दैट कि मैंने पहली एक वीडियो बना रखी है अपने इसी चैनल पे CPEC के नाम से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. यू कैन गो थ्रू दैट. वहाँ आपको चाइना की रियल पॉलिसीज़ पता चलेंगी. ठीक है, रियल पॉलिसीज पता चलेंगी. ठीक है, चलिए उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन, बीजेपी का एक नया इनिशिएटिव. ठीक है, बीजेपी रिसेंटली अभी एक नया इनिशिएटिव लेकर आई है, अभी चल रहा है, इस पर कमेटीज बनी हुई है, इस पर पूरी की पूरी मीटिंग चल रही है. तो थोड़ा बहुत आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. 2 ही न्यूज़ में लेकर आया हूँ बिकॉज अभी रिसेंट की सबसे वायरल और करंट न्यूज़ है. ठीक है, तो फालतू की न्यूज़ में ना जाते हुए मेन कंटेंट की बात करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेप्ट कलेक्टर. मैं क्या मतलब है भाई, एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इसको कि क्या कहना चाह रहा है. देखिए मेरी बात सुनिए. देखो, इस कंट्री के अंदर या पूरे वर्ल्ड में अगर आपको अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं. पहला, या तो आपके पास अंधा पैसा हो ऑलरेडी, जैसे अभी रिसेंटली कोई भी कंट्रीज हो, USA के पास बहुत पैसा है, या मार्केट में आपकी मोनोपोली हो. या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, द सेकेंड वे इज़ लाइक दैट कि भैया अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो या कोई भी चीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप मार्केट में लोन को प्रोवाइड करो, तो लोन से मिलने वाला जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट नॉर्मल लाइफ में आपको प्रॉफिट कमा के देगा. अक्सर कर हम लोग यही करते हैं. आज जिसके पास पैसा ज़्यादा है, या तो वो प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस खोल के प्रॉपर तरीके से प्रॉपर्टी सेलिंग करते हैं, या दूसरी तरीके से वो अपना पैसा जो है ब्याज पर उठाते हैं, जो आपने सुना होगा दैट इज कॉल्ड डेप्ट वगैरह देकर. इस तरीके से चाइना भी सेम पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है. अभी चाइना एक ऐसी कंट्री है जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल बायलैटरल ट्रेड और या कह सकते हैं डेप्ट पे बिलीव कर रहा है. व्हाट डज इट मीन एक्चुअली. अब मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. सपोज करो कि इंडिया को अभी आज पैसों की ज़रूरत है. ठीक है, तो इंडिया को अभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कमी हो गई, या कोई भी कारण हो सकता है, इंडिया को पैसों की ज़रूरत है. तो इंडिया और चाइना के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा. द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन एंड एक्चुअली बायलैटरल एक्सटर्नल डेप्ट. वो जो होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, चाइना बोलेगा ठीक है आपको पैसों की ज़रूरत है, चलो मैं आपको पैसे दे देता हूँ. तो चाइना उस टाइम पर अपना जितना भी पैसा इंडिया को चाहिए, $4 बिलियन, $5 बिलियन, वो सारा का सारा पैसा चाइना इंडिया को दे देगा. और चाइना बोलेगा ठीक है आपको क्या करना है, आपको पैसा क्यों चाहिए, कि सर मुझे अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है. तो इंडिया अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहता है, तो इंडिया ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहा है. तो चाइना क्या बोलेगा, देखो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एडवांस है आज की डेट में, वी ऑल नो दैट. तो चाइना क्या बोलेगा, ठीक है मैं आपको ना
एक काम करता हूँ, मैं आपको इतना पैसा दे देता हूँ और उस पर मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 10 चल रहा है, ठीक है, बट आप मेरे अच्छे दोस्त हो या मैं आपसे मेरे अच्छे रिलेशन है तो मैं आपसे 8 या 7% पे ले लेता हूँ। तो चाइना का फायदा क्या हुआ? पहला फायदा कि जो बहुत बड़ी अमाउंट उसने इंडिया को दी है, कल को जो उससे मिलने वाला इंटरेस्ट है, ठीक है, वो चाइना के लिए प्रॉफिटेबल होगा। इंटरेस्ट तो यार पैसा, पूरा पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, जो पैसा मिल रहा है और वो भी इंडिया जैसी कंट्री को पैसा देना, तो यानी कि कल को अगर चाइना इंडिया के अंदर कुछ भी करना चाहता है तो वो आराम से कर सकता है, और ये चाइना कर सकता है। और ऐसा चाइना ने किसके साथ किया? पाकिस्तान के साथ किया है, श्रीलंका के साथ किया है ना, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके साथ ऐसा जो चाइना ऑलरेडी कर चुका है। तो चाइना का एक मकसद अपने आप को एक्सपेंड करना। यार इसकी जो नीयत है ना इस देश की, वो शुरू से ही खराब रही है। तो ये क्या करना चाह रहा है? स्टार्टिंग से ही अपने आप को इतने बड़े लेवल पे एक्सपेंड करना चाह रहा है। ये जब भारत, पाकिस्तान, चाइना तीनों लगभग सेम टाइम पर आज़ाद हुए, ज़्यादा अंतर नहीं था। मैं आपको बता दूं, सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी जो थी स्टार्टिंग में ग्रो जो कर रही थी, वो हमारे पाकिस्तान की कर रही थी, है ना, अपने ही है। दूसरा, उसके बाद हमारा जो दूसरे नंबर पर था वो था इंडिया, और तीसरे नंबर पर था चाइना। सबसे स्लो ग्रो कर रही थी, बट धीरे 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 नहीं कि चाइना लगभग जब 1980s के समथिंग में पहुंचा तो चाइना ने अपनी पॉलिसीज, अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस या अपनी कह सकते हैं प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से चेंज कर दिया। और चाइना ने बोला नाउ वी विल गोना इन्वेस्ट इन व्हाट सेक्टर, इन वी विल गोना इन्वेस्ट इन इकोनॉमिक सेक्टर, क्योंकि अब हमें सोशल इकोनॉमी नहीं बनानी है। जैसे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। वी बिलीव्ड इन बिजनेस एज वेल एज पब्लिक इकोनॉमी। तो पब्लिक सेक्टर यानी कि जहां सरकार जनता के लिए काम करे, बिजनेस इकोनॉमी मतलब जहां बड़े बड़े बिजनेस काम करे। यूएसए टोटली डिपेंड करती है बिजनेस टाइप इकोनॉमीज पे, इंडिया पब्लिक इकोनॉमी प्लस बिजनेस इकोनॉमी दोनों को लेकर चलती है। वहीं चाइना ने अपनी पॉलिसी को चेंज करते हो, टोटली बिजनेस या इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमिक इकोनॉमीज पर पहुंच गया। यानी कि चाइना वांट टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन द मार्केट। दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि पिछले लास्ट 2 डिकेड से, यानी कि लगभग 20 साल से चाइना मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और चाइना अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, और चाइना सबसे ज्यादा डेप्ट भी दे रहा है। तो दैट इज द बिगेस्ट रीजन, ठीक है। आपको बता दूं, स्टार्टिंग में चाइना अभी आज की डेट में मोर देन 25% ग्लोबल बायलेटरल एक्सटर्नल डेप्ट को इंक्लूड कर रहा है। अब आप खुद सोचो कि चाइना इतने बड़े लास्ट 2 डिकेड से अपने आप को इतनी बड़े लेवल पर रेस कर रहा है ना। पहले ये जो काम हुआ करता था बहुत बड़े लेवल पे, दैट हैज बीन डन बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बट जब भी मैं इसकी बात करूंगा, किसकी? बायलेटरल एक्सटर्नल डेप्ट, इसका मतलब है आप आईएमएफ से पैसा नहीं ले रहे हो ना, आप पैसा ले रहे हो किसी और कंट्री से, और उसमें चाइना अपना बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेके आ चुका है। नाउ इससे हमको क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, उसको एक बार जान लेते हैं। बट उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। चलिए देखते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले कि 20 सालों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 20 सालों में चाइना, जो 20 साल पहले, आज से कुछ साल पहले चाइना बहुत माइनर था पैसे देने के मामले में। चाइना सारा पैसा अपनी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करता था। कंट्री जो उस टाइम पे डोमिनेट कर रही थी वो जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए और यूके थी। बट आज की डेट में जस्ट अपोजिट है। चाइना इतने बड़े लेवल पे इन्वेस्ट कर रहा है। जो चाइना 2003 से पहले सिर्फ 1% पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया करता था, आज 2023 में रेट बताया गया 2023 में लगभग 26%। यानी कि कितना रेज हुआ है? इट हैज बीन रेज मोर देन 25%। यार 25% की सीधी बढ़त कर दी इसने। यानी कि कह सकते हैं कि इतने बड़े अमाउंट पे, इतना ज़्यादा मार्केट में पैसा डेप्ट पे देना, भाई पॉलिसी और दिमाग में एक ही ख्याल को रख के किया जा सकता है कि मुझे अपने आप को एक्सपेंड करना है। एंड इफ सम ऑफ द कंट्री वांट टू एक्सपेंड देमसेल्फ, यानी कि वो साम दंड भेद जो भी है वो अपनाएंगे, और चाइना करता है। चाइना, अमेरिका जब पैसा उधार देता था तो अमेरिका इज लाइक बाप की बेटा देके भूल गया, बट ये तो चाचा जी और ताऊ जी हैं, सारा पैसा आपसे उल्टा मांग लेंगे। तो चाइना इज समथिंग लाइक दैट। चाइना बचा हुआ सारा पैसा जो है वो आपसे मांगेगा, नहीं मांगेगा तो आपकी जमीन ले लेगा। और पाकिस्तान के साथ हुआ ही क्या? याद करो, जब मैंने यहाँ पर, शायद आपने मेरी वीडियो देखी हो ना देखी हो, बट इट्स अ सजेशन फ्रॉम माय साइड, आप जाके वीडियो देखेंगे, मैं आपको समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। क्या हुआ कि ये अपना प्यारा प्यारा भारत है, देखो ये इस तरीके से अपना ये वाला इधर वाला हिस्सा है, ये अपना भारत है और ये अपना भारत है, ठीक है। यहाँ अपना चाइना है इधर साइड में, ठीक है, ये चाइना है, और इधर साइड में लगभग आपको पता है इधर पाकिस्तान है अपना, ये पाकिस्तान है, ठीक है।
पूरी बात सुनना मेरी बात, ये पाकिस्तान है। नाउ इधर इंडिया का एक हिस्सा जो है दैट इज कॉल्ड POK जिसे हम बोलते हैं, वो पाकिस्तान ने कैप्चर्ड कर रखा है। नाउ चाइना ने पाकिस्तान को बहुत लोन दिया। चाइना के पास अब जब पाकिस्तान को इतना सारा पैसा दे, चाइना ने पाकिस्तान को बड़े बड़े सपने दिखाए कि भैया हम तुमको लगभग 22 बिलियन का वो दे चुका है ऑलरेडी, लगभग 60% के समथिंग वो उनको इतना लोन दे चुका है पाकिस्तान को। पाकिस्तान चुका ही नहीं पा रहा। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इस टाइम पे पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। चाइना ने क्या बोला था? चाइना ने बोला था हम आपको देंगे, आपके यहाँ रोड बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। अब पाकिस्तान के जब इतने बिलियंस ऑफ डॉलर का पैसा मिला तो वहाँ के मिलिट्री पीपल्स और वहाँ के जो करप्टेड लोग थे वो खा गए, और वो रोड का पैसा दिया गया था ये रोड बनाने के लिए, जिसको आपने सुना होगा CPEC। ना व्हाट इज CPEC? थोड़ा सा CPEC समझेंगे फिर आगे चल जाएंगे। CPEC का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सर ये होता क्या है आपको पता है? हम ज़्यादातर जो तेल यानी कि पेट्रोलियम फ्यूल वगैरह का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो इधर मौजूद अरेबियन कंट्रीज से करते हैं, और यहाँ अरेबियन सी है, और इस सी के थ्रू होते हुए चाइना यहाँ से होते हुए यहाँ अपने यहाँ लेके जाता है। काफ़ी लंबा रास्ता है। अगर कल को कभी भी कोई लड़ाई होती है तो इंडिया चाइना को यहाँ से ब्लॉक कर सकता है, जिससे चाइना का पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ रुक जाएगा। तो चाइना के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो चाइना ने इसका सोल्यूशन कैसे निकाला? चाइना ने बोला ठीक है मैं अपना काम पूरा करूँगा, बट कैसे करूँगा? मैं ऐसे करूँगा कि मैं एक रास्ता बनाऊंगा जो POK से होता हुआ जाएगा और इस तरीके से पाकिस्तान से एंटर करेगा। पाकिस्तान को तो कर्जे में डाल रखा है, पाकिस्तान के पास बोलने को सोल्यूशन नहीं है। और बलूचिस्तान में जो एक एरिया है उसको कैप्चर्ड कर लिया, उसके अलावा जो यहाँ पोर्ट है, जो भी चीज़ें हैं वो चाइना ने कैप्चर्ड कर ली, है ना। दैट इज कॉल्ड ग्वादर पोर्ट, जो बहुत फेमस पोर्ट है। अब चाइना अपना जो ट्रेड यहां से कर रहा था वो सारा का सारा ट्रेड अब चाइना यहां से करके डायरेक्टली करेगा। चाइना के दो फायदे, पहला चाइना का फ्यूल बचेगा, इतना आना जाना इतना सारा, दूसरा इंडिया ब्लॉक करने से बच जाएगा, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा चाइना का जो होगा कि उसकी चाइना की जो पाकिस्तान में हलचल है वो कॉन्टिन्यूसली बनी रहेगी। पाकिस्तान तो ऑलरेडी दबा हुआ है, तो चाइना के अंदर ये सारी चीजें, इवन आपको बता दूं थोड़ी इंफॉर्मेशन से ऐसे कुछ चीजें पता चलती हैं कि चाइना इतने बड़े लेवल पे इन चीज़ों को करता है कि कुछ गर्ल्स वुमेन्स को भी यहाँ से पाकिस्तान से, चाइना आपको पता है पेट्रियार्कल सोसाइटी है चाइना में, ठीक है, तो वह वुमेन्स को इतना उतने बड़े लेवल पर नहीं देखा जाता, इसीलिए वहाँ रेप्स वगैरह उन चीज़ों को तो नहीं बोलूँगा, बट वुमेन्स की वहाँ सच में कमी है उस बड़ी तादाद पर, इसीलिए बहुत सारी लड़कियाँ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर जाती है इस जगह से, ठीक है। इवन चाइना उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ऐसे न्यूज़ और कुछ चीज़ों से पता चला है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन से। ना ये चाइना का ये रूट है, अभी सिल्क रोड वगैरह डिफरेंट रूट्स हैं। चाइना इतने बड़े लेवल पे ये सारे काम कर रहा है कि किसी भी कंट्री को इससे बहुत बड़ा आने वाले टाइम में नुकसान हो सकता है। नाउ आप देख रहे हो किस तरीके से पाकिस्तान को जबरदस्ती मजबूर कर दिया, सिमिलर चीज़ें और कंट्रीज के साथ हुई हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले चाइना के अंदर जो बेसिक सी एक जनरल सी बात है कि कितना डेप्ट वो इंक्रीज कर रहा है। $49.5 बिलियन का इसने समथिंग इंक्रीज किया फ्रॉम 1973 टू 2003 में। कितना? पहले 49.5 बिलियन जो था 1973 में था, अब 741.4 बिलियन, याद रखिए, डॉलर्स का ट्रेड नहीं बोलेंगे, एक्सटर्नल डेप्ट दी गई है बाय 2023, तो लगभग 25% की बढ़त। एट द सेम टाइम चाइना स्पेसिफिक डेप्ट rose sharply from 1 trillion to 193 ट्रिलियन भाई साहब डॉलर्स, ठीक है। देखिए आप कितना ज़्यादा चाइना अपने यहाँ चीज़ों को चेंज कर रहा है। भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, कैसे मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ये सारा का सारा जो काम है आज की डेट में, USA एक ऐसी कंट्री है जिसके खिलाफ खड़े रहने का मतलब नुकसान है। जैसे आपको पता होगा ब्रिक्स करेंसी वगैरह लॉन्च करने की बात चल रही थी, बट USA ने बैन करने के लिए बोला, तो उन लोगों ने अपना इनिशिएटिव पीछे ले लिया। मतलब USA इतना स्ट्रांग है कि आज की डेट में रशिया, इंडिया, इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं जो आज एक्सपेंड कर रही हैं, वो अभी भी मार्केट में USA के खिलाफ नहीं बोल सकती, इवन चाइना ऑल्सो। तो USA इतना बड़ा बना कैसे? क्योंकि USA ने 1973 तक क्या किया, जो आज चाइना कर रहा है वो USA पहले कर चुका है ना। बाप होता है, बेटा होता है। तो बेसिकली चाइना ये सारे काम अब कर रहा है, USA पहले ही कर चुका। दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि जो USA इतने बड़े लेवल पर कर चुका है, इतना बड़ा लेवल पर क्रेडिट सिस्टम एक तरीके से चला चुका है। यही चीज़ जापान ने 90s में करी थी, तो आपने सुना होगा, जो इवन जो 90s और 20s के किड्स हैं उन्होंने ये बात सुनी होगी कि कहीं ना कहीं जो हमारा जापान है ओवरऑल जापान का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में डेवलप्ड एरिया। कैसे हुआ भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब चीज़ कहाँ से चाहिए होती है? ये जितना भी सारा का सारा हिसाब किताब है सब पैसे से आता हो। पैसा कहाँ से आएगा? इंसान कमाने तो बैठा नहीं है भाई। अगर मैं पर कैपिटा इनकम की काउंट करूँ तो पर कैपिटा इनकम से इतनी चीज़ें नहीं आती है। ये सारा का सारा जो आता है कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट करना होता है, या आपको क्रेडिट सिस्टम चला के, यानी कि कह सकते हैं डेप्ट पे पैसा देना होता है। देन यू विल बी एबल टू
receive the whole amount of money by which you can invest into your country and your infrastructure will improve. Definitely that will improve. Now by 2023 चाइना इसको बड़े लेवल पर कर चुका है और बहुत बड़ी क्रेडिट पार्टी बन चुका है एक्चुअली, है ना। तो चाइना के लिए तो बहुत बेनिफिट है, बट अदर कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है जो हम देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बारे में जो स्ट्रगलिंग बोरोवर्स है, मैं आपको बता दूं आज के टाइम पे लिथियम, ठीक है, लिथियम जैसे एक जगह है, या कोबाल्ट हो गया, ठीक है। अब ये माइंस है, आपको बताऊं जैसे मैं कॉन्गो की बात करूं या अंगोला की बात करूं, इन कंट्रीज में इनकी भरमार है, भरमार, एक्चुअली भरमार है, ठीक है। ऑयल प्रोड्यूसर्स है कंट्री, तो चाइना ने यहां पैसा दिया, अब ये कंट्रीज चाइना से परेशान है क्योंकि पैसा वापस नहीं कर पा रही है। तो चाइना ने क्या करा, चाइना ने इनके सामान को लिया, ठीक है, मुझे अपने खदान दे दो, मुझे अपने ये सोने की यहाँ पर आपकी माइंस हैं, मुझे अपने ये पेट्रोलियम की माइन दे दो। और चाइना इनको परेशान कर रहा है, चाइना इनसे कचा रहा है, चाइना बोल रहा है मेरा पैसा वापस कर दो, नहीं तो मुझे अपनी जमीन दे दो। अब ये कंट्रीज दबी हुई हैं। सिमिलरली श्रीलंका की हालत भी खराब हो रखी है, वहीं आपको पता लाओस की, और पाकिस्तान का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, उसका तो बहुत ही बुरा हाल है, दिवालिया तो हो ही चुका है वो, और ना जाने कितनी सारी चीजें हैं जिससे वो घिरा हुआ है। तो नाउ दिस इज द बिगेस्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और यहां पर चाइना अपनी मार्केट में किस तरीके से मोनोपोली को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द बिगेस्ट थिंग, इंडिया के लिए प्रॉब्लम कैसे है। अब आप खुद बताओ यार, आपके पड़ोस में अगर कोई ऐसा इंसान आके बैठ जाए मोहल्ले के पड़ोस में जो रोज मतलब इवन ड्रिंक करता हो, मारा पीटी करता हो, गुंडा टाइप का हो, तो उंगलियां तो आप पे भी उठेंगी ना, और साथ साथ में खतरा होगा किसके लिए, आपके खुद के लिए। ना उस कंडीशन में जो जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा गंदे दिखेगा। बट मैं मतलब दाद देता हूँ हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स, हमारी गवर्नमेंट की, प्रेजेंट गवर्नमेंट की, हर खिलाफ, हर एक के खिलाफ वो खड़ी है, ठीक है, डोंट वरी, हर एक के खिलाफ वो खड़ी है, एंड दे आर मेकिंग बेस्ट प्लानिंग फॉर दिस कंट्री। मैं बता रहा हूं जब तक ये प्रेजेंट गवर्नमेंट वर्क कर रही है रिगार्डिंग, अगर उसकी पॉलिसी सिम रही, स्पेशली हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर प्रसाद साहब, ऐसे लोग रहे, तब तक इंडिया डूबने नहीं वाला भाई साहब, तब तक इंडिया कभी होगा नहीं। अगर हमारे ईमानदार मिनिस्टर जैसे लाइक नितिन गडकरी साहब रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना बढ़िया इनिशिएटिव कर रहे हैं, दे आर रियली डूइंग गुड एक्चुअली, यू जस्ट सी एंड ऑब्जर्व द थिंग्स, है ना। सो बेसिकली अब ये जितनी भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी उसके सॉल्यूशंस हमारी गवर्नमेंट बना रही है। मेन सीपैक का अगर आपको देखना है कि सीपैक का जो हमने एक तरीके से क्या तोड़ ढूंढा है, तो मैं फिर बोलूंगा एक वीडियो है यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से, जहां मैंने पढ़ाया हुआ है, गो एंड सी द वीडियो, ठीक है, यहीं पे पीछे प्लेलिस्ट में पीछे मिल जाएगी या फिर यही वीडियोस में मिल जाएगी आपको, आप जाना और आपने देखना, सच में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की पूरी इंफॉर्मेशन दी है मैंने उसमें, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड वन नेशन वन इलेक्शन। सर है क्या ये, देखो आज लोकसभा का इलेक्शन अभी रिसेंटली हुआ था कुछ टाइम पहले, ठीक है, और उससे पहले अभी आने वाले टाइम में अलग अलग जगह विधानसभा का इलेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ हाउस ऑफ द पीपल, दिस इज कॉल्ड हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। चलिए अभी मैं बात कर रहा हूं, एक इलेक्शन में बहुत पैसा होता है, खर्चा होता है, सरकार बहुत पैसा खर्च करती है, इलेक्शन कमीशन बहुत पैसा खर्च करता है, सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। अगर किसी जगह पर यहाँ पर वोटिंग नहीं हो सकती है, कोई इंसान बूढ़ा है, तो ये जिम्मेदारी सरकारी ऑफिसर की बनती है, वो भेजेगा उस ऑफिसर को उसके घर पे, जाओ वो बूढ़ा है जिंदा है, जाओ जाओ उसका वोट लेकर आओ। हालांकि ऐसा होता है नहीं होता, वो डजंट मैटर, बट बहुत सारी जगह ऐसी चीज़ें होती हैं, सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है, इलेक्शन में पैसा बढ़ जाता है। तो सरकार चाहती है कि देश में हम लोकसभा का इलेक्शन हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, दोनों के दोनों असेंबली एक साथ किए जाए, एक बार में किए जाए, वन नेशन वन इलेक्शन। फायदा क्या होगा, बहुत सारे होंगे भाई साहब। सबसे बड़ी बात, पैसा बचेगा। आपको पता है भारत में जितना भी पैसा सरकारें लेती हैं, देती हैं, या जो भी चीज है, वो सारा का सारा पैसा सिर्फ एक चीज के लिए दिया जाता है, मकसद एक होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्शन। और अगर उसी इलेक्शन पे हम सबसे ज्यादा पैसा बचा दे, तो सोचो वो जो पैसा बचेगा, यानी कि जो करोड़ों पैसा बचेगा, वो करोड़ों रुपए हम भारत के या कंट्री के डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बीजेपी का एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है ये, अगर कोई सच में जेन्युइनली इसको समझ जाए तो ये अच्छी चीज़ है एक्चुअली, ठीक है। नाउ द concept of the one nation and one election aims to hold simultaneously election to the Lok Sabha and the state assemblies. This would align the electoral cycles across the countries. Now ऑब्जेक्टिव मैं बता चुका हूँ कि जो खर्चा हो रहा है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, या जितनी भी रिसोर्सेज का डबल यूज़ हो रहा है, या लोग बार बार परेशान होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, रैलीज निकल रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जितना भी सब कुछ है वो सब एक बार में हो जाए। भाई देश एक है, ठीक है, देश के अंदर सरकार जो सेंट्रल है वो एक है, और स्टेट असेंबलीज के अंदर भी कोई ना कोई सरकार तो चलाएगी। तो जब पूरा का पूरा देश एक है, तो इलेक्शन भी एक बार में क्यों नहीं हो सकता, रिजल्ट तो सेम ही रहेगा ना।
चीज़ें भी क्वालिटेटिव रहेंगी। अब देखिए उसमें दिया क्या है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। पहली बात तो ये, जब भी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी जाती है ना, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई है, उस कौन सी कमेटी है, किसने क्या दिया है। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के अंडर ये कमेटी थी। अभी ये प्रपोजल द्रौपदी मुर्मू जो है हमारी रिजेंट प्रेसिडेंट जो, उनको दिया गया है। मतलब दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम चेंज कर रहे हैं। और जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज करते हैं तो एज पर आर्टिकल 368 हम उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। एक्चुअली एक्ट नहीं है, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। राइट नाउ बिल क्यों बोल रहे हैं, इसलिए हम अमेंडमेंट बिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब ये इंट्रोड्यूस हुआ है ना। तो इट इज कॉल्ड 129th, आज से पहले 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो चुके हैं। तो ये अगर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 129th बन जाएगा। ये वाली बात आप याद रखिएगा। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लाने का तरीका क्या होता है, आप मेरी बात याद रखिएगा। जब भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चेंज कर रहा हूं तो एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अब इस बिल को लाने का तरीका क्या है, अगर आप इसे लोकसभा में लेकर आ रहे हो या राज्यसभा में, कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो पहले तो दोनों हाउसेस के 50% मेंबर एग्री करने चाहिए। जो स्ट्रेंथ है उसकी 50% स्ट्रेंथ एग्री करनी चाहिए कि चलो हम इस बिल को मोशन में लाते हैं, यानी कि लेकर आते हैं। तो पहले 50% लोगों ने एग्री किया। एग्री होकर आप किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सपोज करो आपने लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो 2/3 यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी की हमें यहाँ जरूरत है। कौन सी? 2/3 जो हमारी स्ट्रेंथ है ऑफ द बेसिकली प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो है उसकी 2/3 पीपल्स अगर एग्री करेंगे तो ही इस बिल को लोकसभा से पास किया जाएगा। देन इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वहां भी सेम एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए। इट्स नॉट अ स्पेशल मेजोरिटी, इट्स एब्सोल्यूट मेजोरिटी, याद रखिएगा। देन इसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। राष्ट्रपति महोदय को यहां पर ना चाहते हुए भी अपने हस्ताक्षर देने पड़ेंगे। प्रेसिडेंट जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल की बात आएगी तो उस केस में प्रेसिडेंट अपना इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा शो नहीं कर सकता, यानी कि वो अपनी वीटो पावर यूज नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट के पास मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो जैसी पावर होती है। तो ये वीटो पावर प्रेसिडेंट यहां पर यूज नहीं कर पाएगा। नाउ द पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब जब भी ये ऐड किया जाएगा तो इसके लिए एक नया आर्टिकल आएगा, वो आर्टिकल होगा आर्टिकल 82A, है ना, याद रखिएगा। अब इसके अंदर ना धीरे धीरे हम एक बार 6 क्लॉजेज हैं, 6 क्लॉजेज पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, मतलब 5 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्लॉज तो यही है कि पहले क्लॉज में तो डेफिनेशन दी जाती है ना कि लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन एक साथ होंगे, ये बताया गया। दूसरा क्लॉज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है कि सपोज करो अगर मतलब कोई भी स्टेट असेंबली है वो पहले ही डिसॉल्व हो गई। मतलब एग्जांपल देता हूँ मैं, सपोज करो अभी 2029 में इलेक्शन होंगे बीजेपी के लोकसभा के, और अगले इलेक्शन जो होंगे बीजेपी के, आई मीन सॉरी लोकसभा के इलेक्शन होंगे, और उसके बाद जो अगले इलेक्शन होंगे वो 2029 के बाद जो होंगे वो आपके होंगे 2034 में। ठीक है, 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, और अभी 2000 कहाँ होते हैं आपके 24 में। यही इलेक्शन का प्रोसीजर है। तो अभी सरकार क्या बोल रही है, सरकार बोल रही है कि मैं 2034 में इसको प्रॉपर तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब 2000 मान लो 2034 में, जैसे अगर मैं बात करूं 2032 में, 2022 में बिहार और साथ साथ में यूपी का कार्यकाल स्टार्ट होगा। तो इनका जो टेन्योर है वो कब खत्म होगा? 2 साल बाद, यानी कि बिहार और यूपी जब अपने सिर्फ 2 साल कंप्लीट कर चुके होंगे, सिर्फ 2 ईयर्स, तब ही ये पूरा का पूरा 1 नेशन 1 इलेक्शन स्टार्ट होगा। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, चाहे उन्होंने अपने 5 साल का टेन्योर कंप्लीट किया हो या ना किया हो, ऑटोमेटिकली बिहार और यूपी की जो विधानसभा है, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। नाउ 2034 में सबके सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के चाहे इलेक्शन आपके हो गए हो या नहीं हुए हो, उन्होंने 1 साल का टेन्योर निकाला हो या 5 साल का निकाला हो, सबके इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबलीज के एक साथ होंगे। ये बोला जा रहा है, ये 82 क्लॉज 2 में बोला गया। नाउ लेट्स मूव टू द क्लॉज 3। और क्लॉज 3 बात करता है कि ये सब कार्यकाल कराने वाला कौन है, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें इतना ही है, 84 में कुछ नहीं है, जस्ट एक सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे कंट्री ले लो, सॉरी स्टेट ले लो आप, जम्मू कश्मीर ले लो, अभी तो यूटी बन गई है, तो जम्मू कश्मीर ले लो, ठीक है, या अब इनमें कोई इशू आ गया, भाई साहब नहीं हो पा रहा है, नहीं पॉसिबल है चीज़ें करवाना, या कोई भी स्टेट ले लो, मान लो जैसे पंजाब में दंगे हो गए या हरियाणा में दंगे छिड़ गए, अब वहाँ इलेक्शन नहीं हो सकता है, तो ऐसे केस में इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले जाके एक पूरा का पूरा प्रपोजल बना के और वो सबमिट कर देगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ये बात है, यानी कि यहाँ पूरा का पूरा काम किया जाएगा।
तो लोकसभा इलेक्शन जब भी ऐसे किए जाएंगे तो उसमें ऐसे टाइम पे पोस्टपोन किए जा सकते हैं उनके इलेक्शंस, ये बात बोली गई है इसमें 82(4)A में। नाउ 82 बेसिकली 82A का क्लोज 5 जो है वो ये बोलता है जो मैंने अभी बताया। जैसे मान लो बीजेपी गवर्नमेंट, अब एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, अब इलेक्शन हो रहे हैं, इसके अंदर बहुत प्यारी बात बोली गई है। जैसे इलेक्शन हुए, मान लो अब बीजेपी के जो इलेक्शन होंगे 2029 में होंगे कायदे में माना, बट मान लो बीजेपी की सरकार जो है गठबंधन टूट गया और 2028 में इनकी सरकार डिसॉल्व हो गई। तो पहले क्या होता था कि जब नई सरकार आएगी, व्हेन द न्यू गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस, ठीक है, जब भी न्यू गवर्नमेंट आएगी तो वो यहाँ से अपना कार्यकाल स्टार्ट करेगी और आने वाले 5 साल तक अपना कार्यकाल कंटिन्यू करेगी। बट अब ऐसा नहीं है, अब अगर न्यू गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शन होंगे, तो वो इसका जो एंड डेट था कितना था 2029, तो अब उसको 1 साल के लिए ही नई गवर्नमेंट रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे। यानी कि अब टेन्योर फिक्स कर दिया कि 2029 2034 अगला इलेक्शन जो होगा भैया फिर 2039 में होगा। और ये बात फिक्स कर दी कि हाँ जो कार्यकाल चलेगा, टेन्योर चलेगा, टाइम चलेगा, वो ऐसे चलेगा और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है एक्चुअली, सच में बहुत बड़ा डिसीजन, और सही भी है यार। बिकॉज अगर आप सोचो अगर बीच में कोई मर रहा है 28 में, तो फिर उसका पूरा टाइम बिगड़ेगा, यानी कि प्रोसेस बिगड़ जाती है। तो राइट नाउ दे आर फॉलोइंग ए रूल, दे आर फॉलोइंग ए प्रोसेस, वो प्रोसेस नहीं बिगड़नी चाहिए एट द एंड, ठीक है। और लास्ट में अगर इसमें कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ने लायक जो भी चीज़ें हैं, यानी कि जो भी बातें हैं वो लोकसभा के बारे में जो मैंने बताया है वो यहाँ पूरा लिखा हुआ है कि डिसॉल्व हो जाएगी तो क्या डिसीजन लेने हैं, डिसॉल्व नहीं होगी तो क्या करना है, लोकसभा असेंबलीज को कैसे स्टार्ट करना है। 5 साल का टेन्योर अब कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली बात याद रखिए। यानी कि जो टाइमलाइन है सिर्फ वो टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है। नाउ इसी चीज़ को अगर मैं एक और चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एक क्लॉज और रह गया था हमारा, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 82A क्लॉज 6। यहाँ बोला गया ग्रांट्स द पावर टू द इलेक्शन कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट फॉर द अलाइनिंग द टर्म्स ऑफ द असेंबलीज एंड द लोकसभा। यानी कि इलेक्शन कमीशन को पावर देता है, प्रेसिडेंट वो क्या कर सकता है, अलाइन कर सकता है असेंबलीज और लोकसभा को, बस इतना है। ये 6 क्लॉजेस और इसमें इतना ही पढ़ना था। दिस इज इनफ फॉर यू एज पर माई प्रोसेस, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यू लव दैट वीडियो, एंड आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है पसंद आई होगी। सो इफ यू लाइक दैट वीडियो सो प्लीज़ जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड फॉलो करते रहिए, और ऐसी करंट अफेयर जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।